वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग बायो स्टडी रूल्स 2017 डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 10, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। तो जब भी हम इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की लेबलिंग करेंगे, जो भी जो है सब्जेक्ट्स या ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होना है, तो उनके ऊपर लेबल होना चाहिए कि कॉशन फॉर इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ओनली एंड नॉट फॉर सेल। तो ये लेबल जो है उसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा लेबल पे या लेबलिंग जो भी है उसमें कहीं भी इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट के अंदर ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो झूठी हो या मिसलीड कर रही हो किसी भी तरीके से, या कोई भी ऐसा जो है वहाँ पे जुमला लिखा हो जो ये बता रहा हो कि इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट जो है सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, जो इन्वेस्टिगेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए वो मेडिसिन यूज़ की जा रही है, अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही है, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होना चाहिए कि उस पर्पज़ में ये सेफ़ और इफ़ेक्टिव है। रूल नंबर 11 हमारे पास है क्लिनिकल ट्रायल्स मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट एक्टिविटीज़। क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी अपने जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू जो है रैंडम इंस्पेक्शन कराते रहेंगे। क्लिनिकल ट्रायल के भी बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ या बायोकलेट स्टडी साइट्स जो है उनके रैंडम इंस्पेक्शन होंगे, ताकि वो वहाँ की जो है ना कंप्लाइंस को मॉनिटर कर सकें, मतलब अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड स्टडी प्रोटोकॉल काम हो रहा है या नहीं, या जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। और उसके अलावा एक जो है मॉनिटरिंग प्लान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। इसके अलावा सेफ़्टी और प्रोटेक्शन के लिए जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी सेफ़्टी और प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक ऑन साइट और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग जो है ना क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बनाया जाएगा, और उसको जो है ना डेवलप करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पॉन्सर की तरफ से। मतलब एक इफ़ेक्टिव ऐसा प्रोसीजर भी होगा ऑन साइट, और दूसरा सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग। उस पूरे मतलब जो है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड भी होगी और ऑन साइट भी होगी। किस लिए? ताकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जा सके, और साथ साथ जो है इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके अकॉर्डिंग टू GCP गाइडलाइंस और ICH GCP गाइडलाइंस। इसके अलावा ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि ट्रायल मॉनिटरिंग पर्सनल जो है ना वो इतने कॉम्पिटेंट ज़रूर हैं कि अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकें, और उसके अलावा उनकी जो है ना ट्रेनिंग की गई हो ऑलरेडी मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस और रिपोर्टिंग। इन सब में जितने भी मतलब क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड चीज़ें हैं, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस और रिपोर्टिंग वगैरह, इन सब में उनकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग की गई हो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान GCP गाइडलाइंस और ICH GCP गाइडलाइंस। रिस्क बेस्ड अप्रोच जो है ना मॉनिटरिंग के लिए की जाए ज़रूर, मतलब देखा जाए कि ये कितना जो है रिस्की है पेशेंट्स के लिए, या आम जो है क्लिनिकल ट्रायल की जो है रिस्क बेस्ड अप्रोच के थ्रू मॉनिटरिंग की जाए। मॉनिटरिंग प्लान जो है प्रोस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई करता रहे क्रिटिकल डेटा या प्रोसेसेस को। अगर उन्हें जो है प्रॉपरली नहीं किया जाए, मतलब कोई भी इस तरह के डेटा या प्रोसेस जिन्हें इनएक्यूरेट किया तरह से किया जाए, या उनको परफॉर्म इनकरेक्टली किया जाए, या परफॉर्म ही ना किया जाए, तो उनकी वजह से अगर एक ऐसी कोई भी चीज़ हो जाए, मतलब वो इनएक्यूरेट हो, परफॉर्म नहीं किया गया, या परफॉर्म जो है गलत तरीके से किया गया, तो उसकी वजह से ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन को ख़तरा हो सकता है। और इसके अलावा स्टडी जो है हमारी या ट्रायल जो है उसकी इंटीग्रिटी पे भी सवालात आ सकते हैं। तो इस तरह का जो भी क्रिटिकल डेटा और प्रोसेसेस होंगे वो आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ हमारे पास टाइप्स हैं डेटा और प्रोसेसेस की जो एज अ क्रिटिकल आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला वेरिफिकेशन, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर प्रॉपरली ली जाती है, तो ये क्रिटिकल डेटा में आ जाता है। इसके अलावा एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो प्रोटोकॉल के लिए बताए गए हैं ना क्राइटेरिया, वो पहले से जो डिज़ाइन किया गया है
वो उसी के पे रह के काम करें। मतलब स्पेसिफ़िकली बताया गया होगा कि ये जो है इंडिविजुअल से निकाले गए इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, इन पे स्टडी नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें लेस सेफ है। और इसके अलावा बताया गया हो कि सिर्फ हम जो है इस टारगेट जो है पॉपुलेशन पे या सिर्फ इन सब्जेक्ट्स पे जो है हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो उसी पे रहते हुए जो है वो अपना काम करें, ये भी यकीनी बनाया जाए। तो ये भी क्रिटिकल डेटा में आ जाता है कि उस जो टारगेट हमारे पास ग्रुप था, सब्जेक्ट्स थे, उन्हीं पे काम हो रहा है या उसी पॉपुलेशन पे काम होना चाहिए जिसके लिए जो है टेस्ट स्टडी अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टडी हो सकती है कि बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट ना हो, वो ड्रग्स हम बच्चों में नहीं दे सकते, कुछ ऐसी होंगी जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें देखनी होंगी कि वो टारगेटेड पॉपुलेशन जो है जिन पे वो जो है अप्रोप्रिएटली काम करेगी या उनके लिए सही है ये ड्रग, तो सिर्फ उसी पे काम किया जा रहा हो। इसके अलावा प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटिंग के लिए जो भी अकाउंटेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग से रिलेटेड है, मतलब उस ड्रग की टोटल अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म में करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यकीनी बनाना कि रेंडमाइजेशन रहेगी साइट लेवल पे, उसको जो है यकीनी बनाना, ये भी हमारे पास एक जो है क्रिटिकल डेटा या प्रोसेस में आ जाता है। इसके अलावा कंडक्ट और डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रोसीजर्स और असेसमेंट जो भी स्टडी की एंड पॉइंट्स प्रोटोकॉल के लिए रिक्वायर्ड है, सेफ्टी असेसमेंट्स, उसके अलावा इवालुएटिंग, डॉक्यूमेंटिंग और रिपोर्टिंग सीरियस ADRs, उसके अलावा कोई भी अनएंटिसिपेटेड एडवर्स डिवाइस इफ़ेक्ट है, सब्जेक्ट डेथ्स वगैरह हैं या कोई विड्रॉल कर लिया है, स्पेशली अगर किसी को ADR आया तो उसकी वजह से विड्रॉल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है पूरी की पूरी सारे प्रोसीजर सब चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट करना, उनको कंडक्ट करना, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। मतलब कोई किसी को जो है ADR रिपोर्टिंग हो रही है, कोई सीरियस ADRs आ रहे हैं, कोई जो है एडवर्स डिवाइस इफ़ेक्ट आ गए या किसी सब्जेक्ट की डेथ हुई या विड्रॉल हुआ, तो ये सब जो है किस तरह से होगा इसका प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन में वो सब चीज़ें होना। इसके अलावा कंडक्ट और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर जो भी इसेंशियल हैं ट्रायल इंटीग्रिटी के लिए, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स को कंडक्ट भी करना और डॉक्यूमेंट भी करना। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की रिकन्सिलिएशन के लिए जो भी कंडक्ट और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, वो सब के सब परफॉर्म करना, वो सब करना, ये भी जो है क्रिटिकल डेटा या प्रोसेस में आ जाते हैं। रूल नंबर 12 हमारे पास है रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन। स्पॉन्सर जो है ना वो जल्दी से सारी रिपोर्ट रिव्यू करेगा और उसको जो है रिपोर्ट करेगा क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी की तरफ। जितनी भी इंफॉर्मेशन रिस्क बेनिफिट असेसमेंट से रिलेटेड है, उसके अलावा सेफ्टी से रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की, वो सब की सब जो है स्पॉन्सर रिव्यू करने के बाद CHC को रिपोर्ट करेगा, जो भी उन्हें मिली है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन के अलावा किसी और सोर्स से मिली है, मतलब कोई फॉरेन सोर्स है या कोई वहीं का डोमेस्टिक सोर्स है इलाके का ही, उससे मिली है, जिसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन जो हमें क्लिनिकल या एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से मिले, या कोई एनिमल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उससे मिली है कोई इन्फॉर्मेशन, कमर्शियल मार्केटिंग एक्सपीरियंस से कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन मिली है, रिपोर्ट साइंटिफिक लिटरेचर्स में है, या कोई अनपब्लिश्ड साइंटिफिक पेपर है, या कोई रिपोर्ट है जो फॉरेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने अभी प्रेजेंट की हैं जो प्रीवियसली ड्रैप में रिपोर्टेड नहीं है। तो इन सब में कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिस्क बेनिफिट असेसमेंट से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो सब की सब जो है फ़ौरन रिव्यू करके क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी को पेश की जाएगी या रिपोर्ट की जाएगी। स्पॉन्सर या अप्रूवल होल्डर जो है वो ड्रैप को बताएगा रिटिन में इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में, मतलब उसकी सेफ्टी रिपोर्ट जो है वो रिटिन फॉर्म में ड्रैप को दी जाएगी। किसी भी एडवर्स एक्सपीरियंस
से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ADR आता है उससे जो है इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की वजह से, जो सीरियस भी है और अनएक्सपेक्टेड भी है, मतलब पहले से वो एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई नया उसका ADR आ जाता है और सीरियस भी है, तो वो जो है रिटन फॉर्म में दिया जाएगा ड्रैप को। इसके अलावा फाइंडिंग है कोई भी टेस्ट लेबॉर्ट्री एनिमल से, और उसकी बेसिस पे ये कहा जाए कि ये जो है सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए, जिनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। या तो म्यूटाजेनिसिटी काज करा रही है, जेनेटिक म्यूटेशंस, टेराटोजेनिसिटी, कोई जो है बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स कराए, या कार्सिनोजेनिसिटी, कैंसर काजिंग एबिलिटी हो। तो इस तरह की कोई भी रिपोर्ट्स अगर लेबॉर्ट्री एनिमल टेस्टिंग पे आए और उसकी वजह से हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो है सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो भी जो है रिपोर्ट की जाएगी ड्रैप को। रिपोर्ट जो है जितना जल्दी हो सकेगी उतना जल्दी बनाई जाएगी, और इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब आज अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट जमा करानी है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन से ज़्यादा डिले हो उस रिपोर्ट को जमा कराने में, फाइंडिंग के बाद या इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद। हर रिटन रिपोर्ट जो है वो ड्रैप को सबमिट की जाएगी, और उसमें जो है ना करेक्ट उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन हो, मतलब उसके अंदर क्या कंटेंट है उसके बारे में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट सेफ्टी रिपोर्ट, इस तरह का एक टाइटल दिया होगा, तो वो जो है पता हो कि इसके अंदर ये कंटेंट है, हमारे पास इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट की सेफ्टी रिपोर्ट है ये। तो इस तरह से एक प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए उसके कंटेंट की। अगर ड्रैप कोई एडिशनल डेटा रिक्वायर्ड है उन्हें, तो स्पॉन्सर या जो अप्रूवल होल्डर है वो फर्दर डेटा भी सबमिट करेगा। जो भी सीरियस एडवर्स इवेंट हैं वो जो है इमीडिएटली रिपोर्ट किए जाएंगे ड्रैप को। सब रूल नंबर 4 हमारे पास है, हर ईच रिटन इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट है स्पॉन्सर प्रीवियस वाली को ज़रूर देखेगा। मतलब अब अगर वो नई प्रोडक्ट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट बनाने लगे तो प्रीवियस जो रिपोर्ट्स हैं, प्रीवियसली जो भी फाइल की गई हैं रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी सिमिलर एडवर्स एक्सपीरियंस आए हैं, मतलब वो अभी बनाने लगे और इसी तरह के सिमिलर एडवर्स इवेंट्स प्रीवियसली भी रिपोर्टेड हैं, तो वो जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर अपनी नई रिपोर्ट बनाएंगे। और उसके अलावा वो जो है सिग्निफिकेंस भी देखेंगे एडवर्स एक्सपीरियंस की, मतलब प्रीवियस जो सिमिलर रिपोर्ट्स हैं उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि कितनी जो है इसकी सिग्निफिकेंस है इस एडवर्स एक्सपीरियंस की, मतलब जितना प्रीवियसली हमारे पास आ रहा था उससे और ज़्यादा बढ़ के आ रही है, उसी जितनी है क्या है, तो उसकी जो है सिग्निफिकेंस देखी जाएगी। क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी जो है वो स्पॉन्सर को रिक्वेस्ट कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की जो है ना सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट वो किसी और फॉर्मेट में भी मांग सकते हैं या फ्रीक्वेंटली भी मांग सकते हैं, जो इसमें डिफाइंड है उससे पहले भी, मतलब कभी भी क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी मांग सकती है और फॉर्मेट भी वो चेंज कर सकती है। स्पॉन्सर जो है ना वो भी कोई और जो है डिफरेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट प्रपोज कर सकता है या फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जो है ना इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकता है, मगर वो तभी होगी अगर CSC जो है उससे एग्री करती है कि हाँ ठीक है, ये जो नया फॉर्मेट आप रिपोर्टिंग का कह रहे हैं या जो ये नया आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि अब 15 दिन की जगह आप 10 दिन में रिपोर्ट करना चाह रहे हैं या इसको जो है टाइम को ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो वो पहले जो है क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी उसको अप्रूव करेगी, एग्री करेगी उसके साथ, जो भी उससे इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसके अप्रूवल या जो है एग्रीमेंट के बाद वो जो है न्यू मेथड या न्यू फॉर्मेट या न्यू फ्रीक्वेंसी जो है उसके थ्रू कर सकते हैं रिपोर्ट। क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी रूल नंबर 13, अब ये हमें याद रखना कि रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग जो है क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी बनी जाती है। अब क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी जो है वो ड्रैप बनाएगा और किसके अप्रूवल के बाद, फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद वो जो है नोटिफाई करेगा क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी की, जो मुख्तलिफ़ मेंबर्स की बनी हुई होगी,
सबसे पहला हमारे पास है डायरेक्टर। डायरेक्टर जो है वो फार्मेसी सर्विसेज डिवीज़न से बिलोंग करेगा ड्रैब के, और वो जो है इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर वो भी जो है डिवीज़न ऑफ फार्मेसी सर्विसेज से होगा, और वो जो है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन जो है पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल या उसका नॉमिनी भी हो सकता है पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल का, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो और क्लिनिकल ट्रायल्स की कंडक्शन में, और जिसको एक्सपीरियंस हो क्लिनिकल ट्रायल किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो जो है बंदा इसका चेयरमैन होगा। इसके अलावा एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट किसी भी रिनोड हॉस्पिटल से हो सकता है जिसका एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, वो भी जो है अथॉरिटी उसे नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा एक प्रोफेसर होगा फार्माकोलॉजी का, और एक प्रोफेसर होगा फार्मेसी का जिसका बैकग्राउंड बायोफार्मास्यूटिक्स में अच्छा होगा। इसके अलावा एक क्लिनिशियन या फिजिशियन होगा या मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा जिसका एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। एक स्टैटिस्टिशियन होगा, स्टैटिस्टिशियन जो है जिसको क्लिनिकल स्टडीज़ की डिज़ाइनिंग और इवैल्यूएटिंग का एक्सपीरियंस हो एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ साथ, या जो है जो स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस करता हो, तो इस तरह का बंदा होगा जो एक्सपीरियंस्ड हो। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन PPMA का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जो है फार्मा ब्यूरो का। दोनों जो हैं जो भी ये PPMA का मेंबर है या फार्मा ब्यूरो का, उनका जो है 15 साल का एक्सपीरियंस हो और एक्सपर्टीज़ हो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने में, या बायोलेबिलिटी स्टडीज़ या बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ के कंडक्ट करने में उसका एक्सपीरियंस हो। ये जो है अथॉरिटी इसको नॉमिनेट करेगी एज अ ऑब्ज़र्वर। उसके अलावा को ऑप्टेड मेंबर्स वो भी नॉमिनेट किए जा सकते हैं, कमेटी जो है वो उसको और नॉमिनेट कर सकती है थेराप्यूटिक गुड्स या जो है किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए। ठीक है। प्रीवियस सारी चीज़ें जो थी वो ड्रैब पर नॉमिनेट कर रही थी, मगर को ऑप्टेड मेंबर जो है ये कमेटी जो है वो नॉमिनेट कर सकती है। इसके अलावा जो भी मेंबर्स हैं टोटल हमारे पास इस कमेटी के, अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, हमारे पास एक्स ऑफिशियो के अलावा जो भी मेंबर्स हैं वो जो है 3 साल के लिए उस ऑफिस का, उस कमेटी का हिस्सा रहेंगे, और उनको जो है एक और दफ़ा रीनॉमिनेट भी किया जा सकता है। मतलब 3 साल का उनका अरसा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक और दफ़ा रीनॉमिनेट किया जा सकता है। और जब भी कोरम बनाया जाएगा, मीटिंग की जा रही होगी क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी की, तो उसमें एटलीस्ट 5 मेंबर मौजूद होने चाहिए मीटिंग कोरम के अंदर, 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो 5 मेंबर ज़रूर हों जब भी CSC की मीटिंग हो। CSC जो है ना कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगी, सबसे पहला ये जो है स्क्रीनिंग, असेसमेंट और रिव्यू इवाल्यूएशन कर रही होगी। जो भी एप्लीकेशन आ रही होगी लाइसेंस के लिए, क्लिनिकल ट्रायल का लाइसेंस है, क्लिनिकल ट्रायल साइट का, बायो अवेलेबिलिटी या बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ का लाइसेंस है, या जो है CRO का लाइसेंस है, तो उनकी जो है पूरी जो प्रोसेसिंग है स्क्रीनिंग, असेसमेंट, रिव्यू, इवाल्यूएशन, वो सब की सब जो है क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी करेगी। इसके अलावा स्क्रीनिंग, असेसमेंट, रिव्यू और इवाल्यूएशन करेगी एप्लीकेशंस का अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स, बायोअवेलेबिलिटी या बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ का जो अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन होती है उसका सारा प्रोसेस जो है वो भी क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी करेगी। इसके अलावा इंस्पेक्शन करेगी प्रीमिसेस का, जो भी एरिया है जहाँ पे मतलब क्लिनिकल ट्रायल होने जा रहे हैं, तो उन्हें लाइसेंस देने से पहले उस एरिया का या उस प्रीमिसेस का इंस्पेक्शन करेगी। उसके अलावा अप्रूवल करेगी क्लिनिकल ट्रायल का, बायोअवेलेबिलिटी या बायोइक्विवेलेंस स्टडी का, और उससे ट्रायल के दौरान और उसके बाद मतलब कंप्लीट होने के बाद हमें जो है वो कभी भी उसका इंस्पेक्शन कर सकती है उस एरिया का। मतलब जब ट्रायल चल रहा है या एट द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल किसी वक्त भी वो जो है उस प्रीमिसेस का जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जो भी पैनल क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी का बनाया गया होगा, और उसके अलावा कोऑप्टेड मेंबर जो सब रूल 6 के थ्रू इन्होंने कोऑप्टेड मेंबर्स बनाए होंगे, तो वो भी जो है
इसका पार्ट बन सकते हैं इंस्पेक्शन वाली टीम का। कोई भी साइट जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल, बायो अवेलेबिलिटी या बायो बैलेंस स्टडी हो रही हैं, वो सब की सब जो है वहाँ पे जाके ये जो है अपना इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ताकि किस लिए किया जाएगा ये इंस्पेक्शन, कि पता चले कि वहाँ पे कंडीशंस सही हैं और काम जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो रहा है। जिस तरह से जो है ड्रेप ने क्राइटेरिया एक बताया है, नोटिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। इसके अलावा CSC जो है ग्रांट, रिजेक्ट या सस्पेंड कर सकती है किसी भी जो है क्लिनिकल ट्रायल, बायोअवेलेबिलिटी या बायोबैलेंस स्टडी का अप्रूवल जो है उसको या तो ये ग्रांट भी प्रोवाइड कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकते हैं या सस्पेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जो है सेंटर, क्लिनिकल ट्रायल साइट, CRO या लेबॉर्ट्री का जो लाइसेंस है उसको ग्रांट कर सकते हैं लाइसेंस, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी जो है क्लिनिकल ट्रायल साइट, CRO वगैरह का लाइसेंस, या जो है उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इवैल्यूएट करते हैं कंटिन्यूइंग रिव्यू रिपोर्ट, मतलब जो रिव्यू रिपोर्ट है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड या बायोअवेलेबिलिटी, बायोबैलेंस स्टडी से रिलेटेड, जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB या स्पॉन्सर या CRO या इन्वेस्टिगेटर सेंटर्स हैं, जो भी हैं वो रिव्यू रिपोर्ट्स जो सबमिट करा रहे हैं पीरियडिकली, उन्हें इवैल्यूएट करना, उन्हें देखना उस रिपोर्ट्स को। इसके अलावा रिन्यूअल या एक्सटेंशन करना, जो भी अप्रूवल है या रजिस्ट्रेशन है क्लिनिकल ट्रायल्स की, बायोअवेलेबिलिटी या बायोबैलेंस स्टडीज़ की, उनका जो है अप्रूवल की एक्सटेंशन भी या उनको रिन्यू करना। उसके अलावा रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जो भी सेंटर को या क्लिनिकल ट्रायल साइट या CRO, लेबॉर्ट्री को जो भी लाइसेंस ग्रांट किए गए उनकी रिन्यूअल करना, ये भी जो है क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी का काम है। इसके अलावा जो है ना क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी जो है एक सब कमेटी भी बना सकती है अपने जो है फंक्शंस के लिए, जो भी उनके स्पेसिफ़िक टास्क वगैरह उनके लिए, किसी भी स्पेसिफ़िक फंक्शन के लिए एक सब कमेटी बना सकती है। इसके अलावा क्लिनिकल स्टडी कमेटी जो है वो को ऑप्ट कर सकती है कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्ट पर्सन, मतलब कोई एक्स्ट्रा मेंबर भी जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें रख सकते हैं, जिसका जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में, क्योंकि उन्हें कोई स्पेसिफ़िक एडवाइस चाहिए हो पार्टिकुलर मैटर या किसी जो है स्पेसिफ़िक केस से रिलेटेड जो क्लिनिकल ट्रायल है, तो उसमें जो है वो एक इस तरह का एक्स्ट्रा मेंबर भी रख सकते हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट हो और उसका उसमें एक्सपीरियंस हो। मीटिंग जो होगी क्लिनिकल स्टडी कमेटी की, वो जो है क्वार्टरली की जाएगी या जो है किसी भी वक्त की जा सकती है जब भी रिक्वायर्ड हो। रिटन रिक्वेस्ट जब भी चेयरमैन देगा कि हमें जो है मीटिंग की ज़रूरत है, तो वो जो है उस रिटन रिक्वेस्ट पे मीटिंग की जा सकती है। चेयरमैन जो है किसी भी वक्त मीटिंग कॉल कर सकता है विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है, अगर कोई भी अर्जेंट मैटर है, किसी अर्जेंट मैटर पे जो है बात करनी है, तो चेयरमैन जो है मीटिंग कॉल कर सकता है एक रिटन रिक्वेस्ट दे के विदिन 15 डेज़ के पीरियड के अंदर। इसके अलावा क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी जो है ना वो रेलिवेंट क्लिनिकल ट्रायल डिसीजन है, रिपोर्ट्स हैं या दूसरी इंफॉर्मेशन है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो भी रीजनल है हमारे पास या इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे WHO, ICH और दूसरी इस तरह की गाइडलाइंस बनाने वाली हैं, उन सब की जो है ना प्रॉपर जो वहाँ से इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वगैरह मिल रही होंगी, वो भी जो है कंसीडर करना क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी का काम है। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, वो जो है ना असेसमेंट प्रोसेस के लिए थ्रू नहीं जानी चाहिए। अगर वही सेम स्टेज पे कहीं पे रोकी गई हो, मतलब इसी तरह की स्टडी जो है वो रिजेक्ट की गई हो या सस्पेंड की गई हो किसी भी रीज़न की वजह से, अब वही स्टडी दोबारा से अप्रूवल के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आई है CSC के पास, तो वो जो है उन्हें अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, असेसमेंट के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे। अगर कहीं भी किसी ICH मेंबर कंट्रीज़ ICH की तरफ से वो जो है सस्पेंड या रिजेक्ट की गई है, या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो है रिजेक्ट की गई है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और स्क्रीनिंग के लिए, और वही सेम जो है
रिपोर्ट हमारे पास या सेम ट्रायल जो है दोबारा से आए अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे जो है प्रोसेस से नहीं गुजारा जाएगा। क्लिनिकल स्टडी कमेटी जो है अपने पावर जो है वो चेयरमैन ऑफ कमेटी को भी दे सकती है राइटिंग में, मतलब वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ अपने जो है सारे पावर्स चेयरमैन को भी दे सकते हैं, जो चेयरमैन है कमेटी का। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोहिबिशन से फ़र्दर कंटिन्यू करेंगे।